जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरा ओपिनियन चैनल में। हम लोगों ने क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो सीरीज़ शुरू किया है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 1.2, जिसमें सबसे पहला प्रश्न क्या है हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आसान सा प्रश्न है। 140 को हम लोग किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, इसको हम लोग पहले देखने की कोशिश करते हैं। अभाज्य गुणनखंड हम लोग बचपन से एक छोटा सा इस तरह का प्रोसेस करते आ रहे हैं। अगर हम ऐसे इसे हल करते हैं तो यह 35 और फाइनली इस तरह से सॉल्व करने के बाद 140 को हम लोग लिख पा रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। चेक करने की कोशिश करें। 2 दूनी 4 पचे 20 सते 140। इसका मतलब हुआ 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में 140 को लिख दिया गया है और इसका आंसर यही होगा। इस तरह से आप लोग आसानी से 156 को, 3825 को और 505 को 5005 को और 7429 को लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। यहाँ पर दिया हुआ है 26 और 91। हमें यहाँ पर चेक करना है कि 26 इंटू 91 कर रहे हैं तो इसका HCF और LCM भी क्या उतना ही आ रहा है क्या। हम लोग चेक करते हैं 26 और 91। तो सबसे पहले हम लोग 26 और 91 जो प्रश्न है उसे नोट कर लेते हैं और फिर चर्चा करते हैं क्या होगा। 26 और 91, 26 और 91। 26 का गुणनखंड होगा 2 गुने 13 और 91 का गुणनखंड होगा 7 गुने 13। याद रखिएगा, जो दोनों में कॉमन होता है उसी को हम HCF के रूप में लेते हैं। तो इसका HCF हो जाएगा 13। अगर कोई और भी कॉमन होता तो उसको मल्टीप्लाई करके लिखते और वो मेरा HCF होता, लेकिन यहाँ पर केवल 13 कॉमन है तो इसका HCF क्या हो जाएगा 13। LCM की अगर हम बात करेंगे तो LCM जो कॉमन है वो तो हम लिखेंगे ही और बाकी जो बच गया उसको भी लिखेंगे 2 इंटू 7। तो इसका LCM हो जाएगा 13 गुने 91। इसका LCM क्या हो जाएगा 13 गुने 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। तो इसे हम अगर हल करेंगे तो 14 तिया 42 और 14 एकम 14 और 4 18, मतलब 182 हमारा LCM आ जाएगा। चेक करते हैं कि क्या इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर HCF और LCM को हम गुना करते हैं तो आता है क्या, यह हमें चेक करना है। 26 गुने 91 बराबर HCF है यहाँ पर 13 और LCM है 182। स्पष्ट रूप से अगर हम देख पाएँ तो यहाँ पर रफ करके देख लीजिए। यहीं पे रफ आप लोग अलग कीजिएगा, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ कर दे रहा हूँ। 26 और 91 को हम लोग गुना करते हैं। 26 और 91, 9 छक 54 और 9 दूनी 18 और 5 23, 6 4 2 6 2 3 6 6। तो इसे हम गुना किए हैं तो 2 3 6 6 आ गया है। इसे गुना करेंगे तो 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 8 104 और 2 106 और 13 10 23। 23 66 लेफ्ट हैंड साइड में भी और 23 66 राइट हैंड साइड में भी आया। इसका मतलब यह बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 2 हम लोग इस तरह से हल कर लेंगे। इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं 510 और 92, 336 और 54 को भी हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हम लोगों ने अभी बनाया, उसी तरह से बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 306 और 657 का HCF 9 है, तो LCM हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम सभी को पता है LCM बराबर एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन
HCF। याद रखिए, पहली संख्या है 306, 306 इंटू दूसरी संख्या दी हुई है 657, 657 अपॉन, और HCF दिया हुआ है 9, 9 दिया हुआ है। तो 9 तियाई 27 और 9 चौका 36, 34 गुने 657। इसे हम हल कर लेंगे, यही हमारा LCM आएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस प्रश्न में। अब देखिए प्रश्नावली 1.2 का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसकी चर्चा करते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है। आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 हम यहां देख पा रहे हैं कि कह रहा है क्या 6 की पावर n कभी 0 पर समाप्त हो सकता है क्या। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, जिस संख्या को 10 से गुना किया गया होगा उसी के अंतिम में 0 आएगा। जैसे अगर कोई संख्या 5 है, इसमें हम 10 से गुना करते हैं तभी तो इसके 50 आ रहा है, अर्थात अंतिम में 0 आ रहा है। तो 10 से गुना करने का मतलब है कि उस संख्या में निश्चित तौर पर 2 और 5 से भी गुना किया गया होगा। मतलब किसी भी संख्या के गुना करने के बाद अगर लास्ट में हमको 0 चाहिए तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 निश्चित रूप से होगा, तभी जाकर के 0 आएगा। यहां पर हम देखते हैं 6 की पावर n का मतलब है 2 इंटू 3 की पावर n। इसका मतलब 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। इसका मतलब हुआ कि इसमें 5 उपस्थित नहीं है, इसमें 5 उपस्थित नहीं है। अतः इसके गुणनखंड में, इसके गुना में कभी भी अंतिम संख्या या अंतिम अंक 0 नहीं आएगा। अतः इसके गुणनफल में कभी भी अंतिम अंक 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। क्लियर है? इस प्रश्न को हम लोग हल कर चुके हैं, यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है क्यों। याद रखिएगा, भाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट होता है, भाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट होता है कि 2 या उससे ज्यादा गुणनखंड होना चाहिए। आसान सा प्रश्न है यह भी। हम उतारते हैं पहले प्रश्न को। प्रश्न में कह रहा है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, ये है हमारा एक संख्या, और दूसरा है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। ध्यान देने की अगर हम कोशिश करते हैं तो इसमें इन दोनों ही संख्याओं में क्या कॉमन है उसको हम लोग पहले देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 6 चौका 24, 24 दिया 72, 72 दूनी 144, मतलब 6 गुने, इसे हम 5, 6 चौका 24, 24 दिए 72, 72 दूनी 144 गुने 144 गुने 1 प्लस 5। इन दोनों संख्याओं में हम लोग कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कॉमन आ सकता है क्या, इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। इसमें इन दोनों ही संख्याओं में 7 कॉमन है। इसमें अगर हम देखने की कोशिश करें तो यह हमारे पास आ रहा है 7 गुने 143 एंड प्लस 13, 7 गुने 143 प्लस 13।
स्पष्ट मतलब है इसका गुणनखंड आ रहा है 7 गुने 143 प्लस 13, और इसमें इन दोनों ही संख्याओं को हमें व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या है क्यों। वो अच्छा अलग अलग दिखाना है, तब तो आसान सा प्रश्न है। हमें लगा दोनों को एक साथ दिखाना है, तब तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। अलग अलग दिखाना है, इसमें देखिए ये तो आसान सा प्रश्न हो गया ना। 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, तो यहां पर देखिए इसे कट कर देते हैं पहले। 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, तो इस पूरे में क्या कॉमन है? 13 कॉमन है, 13 कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या आपके पास? 7 गुने 11 एंड प्लस 1, तो क्या हो गया 13, और ये हो गया 77 प्लस 1। इसका मतलब है 13 गुने 78 हो गया। और हमको पता है कि यदि किसी भी संख्या का 2 गुणनखंड होता है तो वो भाज्य संख्या होता है। इसका मतलब यह भी भाज्य संख्या है, यह भी भाज्य संख्या है। मेरा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर चलेंगे? 18 और 12 का आपको एलसीएम कैलकुलेट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न को हम लोगों ने जैसे बनाया है बिल्कुल उसी तरह से आपको इस प्रश्न को बना लेना है। और इसी के साथ मेरा यह प्रश्नावली समाप्त होता है। ऐसे ही ढेर सारे वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।